आज के मुख्य समाचार। मोदी सरकार को जनता का दर्द नहीं, सिर्फ अपना खजाना दिखता है। कोरोना संक्रमण मामलों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। सीतारमण ने आर्थिक सर्वे 2022 की रिपोर्ट पेश, विपक्ष केंद्र पर हुआ हमलावर। मुंबई पुलिस को आदेश, मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ फर्द दर्ज करो। मुंबई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। अब इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2021-22 की आर्थिक समीक्षा पेश होने के बाद आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार को जनता का दर्द नहीं, सिर्फ अपना खजाना दिखता है। उन्होंने ट्वीट किया, देश की जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान है, जबकि मोदी सरकार के लिए ये टैक्स की कमाई एक बड़ी उपलब्धि है। नजरिए का अंतर है, उन्हें जनता का दर्द नहीं, सिर्फ अपना खजाना दिखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 8-8.5% की दर से बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में यह अनुमान जताया गया है। समीक्षा के मुताबिक 2022-23 का वृद्धि अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि आगे कोई महामारी संबंधी आर्थिक व्यवधान नहीं आएगा, मानसून सामान्य रहेगा, कच्चे तेल की कीमतें $70-75 प्रति बैरल के दायरे में रहेंगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान इस दौरान लगातार कम होंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 मोदी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की आंतरिक कमजोरी और आर्थिक कुप्रबंधन को दर्शाता है। उन्होंने कहा, गलत प्राथमिकताओं के कारण हुई आर्थिक बर्बादी पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। 2 सालों ने 4.6 करोड़ लोगों को घोर गरीबी में धकेल दिया है। 84% परिवारों ने अपनी आय में कमी देखी है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 8-8.5% जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें 38.25% के जीडीपी अनुपात में निवेश की जरूरत है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ रही है तो कौन निवेश करेगा? क्या वित्त वर्ष 23 में 8-8.5% जीडीपी ग्रोथ एक और जुमला है? उदाहरण, रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार का कुल ऋण जो मार्च 2014 में 53 लाख करोड़ था, वो मार्च 2022 में 136 लाख करोड़ हो जाएगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी हैं और लक्ष्य पर हैं जैसा कि सर्वेक्षण में दर्शाया गया है, तो हर भारतीय को मार्च 2022 तक लोन के तय 1 लाख क्यों देना होगा, एक ऐसा लोन जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात को दोहराया गया है कि 2021-22 के अंत तक अर्थव्यवस्था महामारी से पहले के स्तर 2019-20 तक पहुंच गई होगी। सीधे साधे भाषा में इसका मतलब है कि 31 मार्च 2022 को जीडीपी उसी स्तर पर होगी जिस स्तर पर 31 मार्च 2020 को थी। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2020 को हम जहां थे वहां वापस जाने में 2 साल लग गए हैं। 2 साल में लोग गरीब हुए हैं, लाखों नौकरियां चली गई हैं, 84% परिवारों की आय में कमी आई है, 4.6 करोड़ गरीबी में धकेल दिए गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों में से 104 स्थान पर पहुंच गया है। यह पश्चाताप और बदलाव दृष्टिकोण का समय है, न कि शेखी बघारने और बदलाव न करने का। मुंबई, देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। इस बीच मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 960 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1837 मरीज ठीक हुए और 11 मरीजों की मौत हुई है। यहां फिलहाल सक्रिय मामले 9,900 हैं। वहीं केरल में पिछले 24 घंटों में 42,154 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 38,458 मरीज ठीक हुए और 14 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मामले 3,57,552 हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,779 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 38 मरीजों की मौत हुई और 5,502 मरीज ठीक हुए। पॉजिटिविटी दर 6.20% है और सक्रिय मामले 18,729 हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,140 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 39 लोगों की मौत भी हुई। राज्य में सोमवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 91 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,172 मामले सामने आए। इस दौरान 30,869 मरीज ठीक हुए और 56 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मामले 2,44,331 हैं और पॉजिटिविटी दर 17.11% है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,910 मामले सामने आए। इस दौरान 7,727 मरीज ठीक हुए और 36 मरीजों की मौत हुई है।
सक्रिय मामले 25,709 हैं और आज की पॉजिटिविटी रेट 5.49% है। उन्हें सोमवार को 3,762 कोरोना संक्रमित मिले। 7,953 मरीज ठीक हुए और 14 मरीजों की मौत हुई है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 59,204 पहुंच गई है। भारत का कोरोना टीकाकरण कवरेज 166.59 करोड़ डोज को पार कर गया है। सोमवार शाम 7 बजे तक 53 लाख से अधिक डोज दी गई। कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की पहचान की गई श्रेणियों के लिए 1 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक अब तक स्वीकृत की गई है। संक्रमण दैनिक मामलों की संख्या में पिछले एक दिन में कुछ कमी आई है, लेकिन अब नए संक्रमितों में अमेरिका को पछाड़कर फ्रांस शीर्ष पर आ गया है। हालांकि सक्रिय मामलों को लेकर अमेरिका अब भी विश्व में शीर्ष पर है। फ्रांस में गत एक दिन में 3.33 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि अमेरिका में सिर्फ 1.92 लाख ही नए संक्रमित मिले हैं। दुनिया में पिछले 2 वर्षों के दौरान अब तक 37.56 करोड़ लोग इस महामारी में संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि 56.83 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में सबसे ज्यादा 1,127 मौतें हुई हैं। अमेरिका में पिछले एक दिन में 2.86 करोड़ सक्रिय मामले पाए गए हैं, जबकि पूरी दुनिया में सक्रिय मामले 7.32 करोड़ रहे। बांग्लादेश ने मौजूदा संक्रमण की दर को देखते हुए कोरोना क्वारंटीन होने की समय सीमा घटाते हुए 14 दिन के बजाय 10 दिन कर दी है। साथ ही दफ्तर ज्वाइन करने के लिए RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत के नियम में भी छूट दे दी गई है। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में 12,813 नए केस सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है। इन सबके बीच राहत की बात यह है कि अब तक दुनिया में 29.67 करोड़ लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की राजधानी ओटावा में टीकाकरण का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवरों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वहां के ट्रक चालक जो अमेरिका से कनाडा सीमा में जा रहे हैं, उनके साथ वहां की सरकार गलत फैसले ले रही है। कनाडा में फ्रीडम कानोए नाम से चल रहा यह प्रदर्शन देश में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है। जापान ने सेना द्वारा संचालित एक अस्थायी केंद्र में कोविड-19 टीकों की बूस्टर खुराक देने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच तीसरी खुराक में हुई देरी की भरपाई के लिए जापान ने टीकाकरण रफ्तार बढ़ा दी है। टोक्यो में सैन्य संचालित केंद्र नवंबर अंत में बंद होने के बाद सोमवार को दोबारा खोला गया। यहां एक दिन में 15,895 नए संक्रमितों की पहचान हुई। हांगकांग में बड़े संक्रमण मामलों के बीच एक वरिष्ठ अधिकारी को इस महीने 200 अतिथियों के साथ जन्मदिन की एक पार्टी में शामिल होने के कारण सोमवार को इस्तीफा देना पड़ा है। चीनी संसद के एक प्रतिनिधि विटमान हन के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी में गृह मामलों के सचिव कैस्पर सुई समेत कई नेता शामिल हुए थे और बाद में कम से कम एक अतिथि की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सुई ने सोमवार दोपहर को जारी के बयान में कहा कि उन्होंने हाल में संक्रमण फैलने के दौरान बहुत अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया था। मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी लेता हूं और इसलिए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोविड से संबंधित संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या 45 दिनों में दोगुनी हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटों में कुल 7,978 नए कोरोना मामले निकले हैं और 29 की मौत हुई है। इनमें 16 शहरों में 10% की दर से संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। नई दिल्ली, संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे 2022 की रिपोर्ट पेश की, जिसको लेकर विपक्षी दल केंद्र पर हमलावर हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि देश की जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान है, जबकि मोदी सरकार के लिए ये टैक्स की कमाई एक बड़ी उपलब्धि है। नजरिए का अंतर है, उन्हें जनता का दर्द नहीं सिर्फ अपना खजाना दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने #2022 इस्तेमाल किया। राहुल लगातार सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं। वो लगातार महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और टैक्स का मुद्दा उठाते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि कोविड महामारी पूरे देश ने झेली, लेकिन गरीब वर्ग व मध्यम वर्ग मोदी सरकार की आर्थिक महामारी के भी शिकार हैं। अमीर गरीब के बीच बढ़ती ये खाई खोदने का श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। उन्होंने आगे लिखा, किसके अच्छे दिन। राहुल का आरोप है कि मोदी सरकार अपने करीबी चुनिंदा उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान राहुल गांधी भी संसद में नजर आए। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी।
आशंका है कि इस बार भी सत्र हंगामेदार रहेगा, जहां कांग्रेस पेगासस जासूसी मामला उठा सकती है। हाल ही में राहुल ने ट्वीट कर लिखा था कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मुंबई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के विरुद्ध 1 सप्ताह के अंदर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश मुंबई NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की शिकायत पर प्राथमिक जांच के बाद दिया गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने समीर के जन्म से पहले ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इसलिए समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं और उन्होंने अनुसूचित जाति के गलत प्रमाण पत्र का उपयोग कर सरकारी नौकरी हासिल की है। स्वयं पर लगे इस आरोप के बाद समीर वानखेड़े ने NCSC से नवाब मलिक द्वारा खुद प्रताड़ित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र पर छानबीन समिति को 7 मार्च से पहले अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन आयोग ने उससे पहले सोमवार को दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में सुनवाई की, जिसमें आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने सदस्य सुभाष पारधी ने वानखेड़े सहित कुछ अन्य लोगों का पक्ष सुना। इसके बाद आयोग ने स्वयं ट्वीट कर जानकारी सार्वजनिक की है कि न्यायोचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। स्वयं समीर वानखेड़े ने भी पत्रकारों से NCSC द्वारा FIR दर्ज करने का आदेश दिए जाने की पुष्टि की है। वानखेड़े फिलहाल अपने मूल कैडर DRI में कार्यरत हैं। समीर वानखेड़े का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। उन्होंने सेवा विस्तार का अनुरोध नहीं किया था। 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े सितंबर 2020 से NCB में प्रतिनियुक्ति पर आए थे और वर्तमान में एंटी ड्रग्स एजेंसी के मुंबई जोनल डायरेक्टर थे। इससे पहले वह राजस्व खुफिया निदेशालय DRI में तैनात थे। समीर का कार्यकाल काफी विवादास्पद रहा है। 2021 में वानखेड़े काफी दिनों तक चर्चा में भी रहे थे। NCB के जोनल निदेशक के तौर पर समीर वानखेड़े ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें कथित तौर पर बॉलीवुड के कई हस्ती शामिल थे। अक्टूबर 2021 में समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने मुंबई के तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान कथित तौर पर ड्रग्स बरामद किया था। इस दौरान बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में NCB द्वारा छापेमारी के दौरान इस्तेमाल किए गए स्वतंत्र गवाहों की साख के बारे में सवाल उठाए गए। यह भी आरोप लगाया गया कि NCB के अधिकारियों द्वारा शाहरुख खान से पैसा वसूलने का प्रयास किया गया था। इसके बाद से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और समीर वानखेड़े में तनातनी शुरू हो गई। NCP के नेता ने NCB के जोनल डायरेक्टर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह मुस्लिम है और फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुसूचित जाति के कोटे में नौकरी हासिल की। समीर वानखेड़े ने आरोपों को झूठा बताया और उनके पिता ने NCP नेता मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।